स्टार्ट करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, नेशनल पीजी कॉलेज, लखनऊ। आज मैं आपके बीच में आपके पाठ्यक्रम BANC 133 फंडामेंटल्स ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के मूल तत्व पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। आपके इस पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर 4 खंड हैं, जिसमें से खंड 2 के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया है और इकाई 4, इकाई 5 और इकाई 6 के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इकाई 4 जो है उसमें समाज है, इकाई 5 उसमें संस्कृति सम्मिलित है, इकाई 6 में नातेदारी, परिवार और विवाह। तो जो सबसे पहली चीज आती है वो ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान में क्या संबंध है। इस पर हम लोगों ने पिछले व्याख्यान पर विस्तृत चर्चा की थी, जिसपे मैंने आपको बताया था कि जो सामाजिक विज्ञान है उसकी शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी, जिसमें समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संरचना और प्रकार, सामाजिक प्रकार पर अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। और जो सांस्कृतिक मानव विज्ञान है उसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी, जिसमें संस्कृति, उसके चाहे पदार्थिक पक्ष हों चाहे अपदार्थिक पक्ष हों, उसके अध्ययन किए गए, साथ ही साथ सांस्कृतिक प्रसरण और संस्कृति और व्यक्तित्व के संबंधों पर आधारित अध्ययन हुए। लेकिन आगे चलकर ये महसूस किया गया कि जो समाज है और संस्कृति है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग लेकर नहीं चल सकते हैं। इसलिए इसे एक ब्रांच सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के रूप में डील किया जाना चाहिए। अब जो हम लोग की सबसे पहली अवधारणा है वो है समाज की। तो समाज जो है वो एक लैटिन वर्ड सोशियस से बना है, जिसका अर्थ होता है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप, मतलब लोगों की बात कर रहा है। वैसे भी मानव अकेले कभी नहीं सरवाइव कर सकता है, कहीं पर भी नहीं रह सकता है। अरिस्टोटल ने कई शताब्दियों पूर्व ये कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है। अर्थात मानव अकेले कहीं पर भी नहीं सरवाइव कर सकता है, वो लोगों के बीच में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है और तभी उसका सर्वाइवल या अस्तित्व संभव हो पाता है। तो जो समाज है, अगर उसे हम सरल शब्दों में समझें तो वो क्या है, एक क्षेत्र में रहने वाले लोग जो एक समान संस्कृति, समान सामाजिक संरचना को शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ उनमें जो समाज को चलाने के लिए नियम है, कानून है, वो भी समान रूप से हैं। अगर हम समाज की सभी की प्रकृति की बात करें तो जो मुख्य बिंदु आते हैं वो क्या हो जाते हैं कि जैसा कि मैंने बताया, समाज जो है वो लोगों से मिलके बन रहा है, लोगों के बीच में म्यूचुअल अवेयरनेस है, लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, उनके बीच में अंतःक्रिया होती है, समाज में बहुत सी समानताएं होती हैं, काफ़ी कुछ और कुछ भिन्नताएं भी होती हैं, लोगों के बीच में सहयोग होता है, श्रम विभाजन होता है, साथ ही साथ जितने भी सामाजिक प्रकार्य होते हैं वो सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो कुल मिला के जो समाज है वो देखा जाए तो डायनामिक है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और सबसे मुख्य बिंदु क्या हो जाता है कि एक समाज में उसको चलाए रखने के लिए कुछ समान नियम कानून होते हैं, मतलब कुछ ऐसा सोशल कंट्रोल की व्यवस्था होती है जिससे कि पूरे समाज को कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। अब जब हम समाज को मानव शरीर के साथ में कंपेयर करते हैं तो जैसे मानव शरीर में हम देखते हैं सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, मतलब मानव शरीर बनाते हैं, मानव शरीर या प्राणी शरीर कुछ भी बनाते हैं। तो उसी तरीके से समाज में क्या हो जाता है, व्यक्ति मिलके समूह बनाते हैं, समूह मिलके समुदाय बनाते हैं और समुदाय मिलकर समाज बनाते हैं। तो हर समाज में अगर देखा जाए तो समूह भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है। समूह क्या है? समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है, जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, किसी एक उद्देश्य को हासिल करने के लिए वो एक साथ में आते हैं। ऐसे
जब लोग ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं तो उसे हम समूह कहते हैं। और ये समूह भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, लर्निंग ग्रुप, प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप, तरह-तरह के ये ग्रुप्स हो सकते हैं। अब अगर हम इन ग्रुप्स की भी बात करते हैं, तो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण अवधारणा आ जाती है संघ या एसोसिएशन की। एक एसोसिएशन या संघ क्या है? जब एक ग्रुप किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए, उद्देश्य के लिए आकर जुड़ता है, तो उसे हम एसोसिएशन या संघ कहते हैं। इसीलिए संघ के लिए जो दूसरा टर्म यूज किया जाता है वो होता है स्पेशल पर्पस ग्रुप। तो यहाँ पर जब हम संघ की अवधारणा की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्षेत्र या नातेदारी का महत्व नहीं रह जाता है। यहाँ पे जो महत्व रहता है, वो मुख्यतः उद्देश्य का रहता है कि किस उद्देश्य से लोग जो हैं, वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं। अब ये जो संघ या एसोसिएशंस हैं, वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे स्वैच्छिक, अस्वैच्छिक। तो स्वैच्छिक या वॉलंटरी एसोसिएशंस जो होते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी सदस्यता लोगों के लिए कंपल्सरी होती है। जैसे कि सिंगापुर में है कि जो भी मेल सिटीजन्स हैं, उन्हें आर्मी का सदस्य होना उनके लिए कंपल्सरी है। तो वहाँ पर उनकी अपनी इच्छा नहीं है कि वो उसमें जाएँगे कि नहीं जाएँगे उस एसोसिएशन में। और नॉन वॉलेंट्री जो होते हैं, उसमें लोग अपनी इच्छा अनुसार जुड़ते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जो जाति समूह है, उसका हर व्यक्ति किसी न किसी जाति समूह का सदस्य है। लेकिन जाति से संबंधित बहुत से एसोसिएशंस या संघ होते हैं। तो अब व्यक्ति उस संघ का या एसोसिएशन का सदस्य होगा कि नहीं होगा, ये उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो वहाँ पर अगर वो संघ है, तो वो कैसा है? वो नॉन वॉलेंटरी एसोसिएशन या संघ हो जाता है। अब इस तरीके से जो एसोसिएशंस हैं, जो संघ हैं, इनके भी हम बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, जैसे टीचर्स एसोसिएशंस होती हैं, स्टूडेंट एसोसिएशंस होती हैं, पेंशनर्स एसोसिएशंस होते हैं, प्लेयर्स एसोसिएशंस होते हैं, तरह-तरह के एसोसिएशंस हमें दिखाई देते हैं समाज में अपने। फिर अब जब हम एक अन्य अवधारणा की तरफ बढ़ते हैं, समुदाय या कम्युनिटी, तो वो क्या है? वो बेसिकली क्या है? कई समूहों के कलेक्शन से उनके मिलने से बनता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी या समुदाय की जो सबसे खास बात होती है, वो ये होती है कि वो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं, जिनकी जो लाइफ होती है, जो जीवन होता है, वो एक समान होता है। और साथ ही साथ उनका अपनी अपनी संस्कृति या अपना सोशल सिस्टम होता है, जिसके अनुसार वो क्रियाएं करते हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि उनके अंदर वी फीलिंग पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है। वो एक दूसरे से जुड़े रहने की भावना को रखते हैं, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग उनके अंदर पाई जाती है। और उनके जो भी कहना चाहिए एक्टिविटीज या क्रियाएं होती हैं, वो संगठित रूप से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती हैं। साथ ही साथ इनके इस समुदाय में भी डिवीजन ऑफ लेबर भी पाया जाता है। तो ये जो कुछ मुख्य गुण हो जाते हैं समुदाय के। लेकिन जो समुदाय है, उसमें समय के साथ में जो क्षेत्र वाली जो क्षेत्र वाला गुण है, वो धीरे-धीरे बदलता भी है, क्योंकि जब कोई समुदाय बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर लोग एक साथ रह सकें ऐसा संभव नहीं होता है, और वो अलग जाकर भी बस रहे हैं, तो भी अगर वो उस समुदाय से जुड़े रहते हैं, वो वी फीलिंग की भावना रखते हैं, तो वो उस समुदाय के सदस्य ही कहे जाएँगे। अब जो समुदाय हैं, वो हर तरह के समाज में पाए जाते हैं, चाहे वो जनजातीय समाज हो, चाहे वो ग्रामीण समाज हो, चाहे वो शहरी समाज हो। इनके एग्जाम्पल्स या उदाहरण की बात कहें, तो हम जनजाति और जाति को समुदाय का उदाहरण मान सकते हैं। तो जो जनजाति है, वो बेसिकली क्या हो जाती है? वो ऐसी कम्युनिटी है जो परिवारों से मिलके बन रही है। ये एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। इनकी अपनी भाषा होती है, धर्म होता है, संस्कृति होती है, जीवन यापन करने का अपना तरीका होता है। और सामान्यतः क्या होता है कि इनका अपनी राजनीतिक व्यवस्था होती है, मतलब इनका अपना एक लीडर या नेता होता है।
और जो झगड़े हैं उनको सुलझाने का तरीका, विवादों को सुलझाने का तरीका इनका अपना होता है। तो दैट मीन्स पॉलिटिकली ऑटोनॉमस ये होते हैं। अब जो एक चीज़ और इन ट्राइब्स के साथ में जुड़ती है कि ये जो होते हैं वो कंपैरेटिवली आइसोलेशन में होते हैं। मतलब जो अन्य समाज है, जो सभ्य समाज है रहा है, सिविलाइज़्ड सोसाइटीज़ रही हैं, इनसे थोड़ा-सा अलग-थलग रहते हैं क्योंकि जंगलों में रहते हैं। लेकिन अब ये वाला पॉइंट जो है वो समय के साथ में थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, हम कहेंगे कि कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं या ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हम कह रहे हैं, वो धीरे-धीरे बाकी समाज के कॉन्टैक्ट में आ रही हैं। तो वो आइसोलेशन, कंप्लीट आइसोलेशन वाली चीज़ यहाँ पर नहीं रह गई है। साथ ही साथ इनके धर्म पर, इनके जीवन पद्धति पर भी बाकी समाज का धीरे-धीरे अब प्रभाव पड़ रहा है। अब जो दूसरी हमारी अवधारणा यहाँ पर समुदाय में हमने बात करी वो जाति की है या कास्ट। तो जाति क्या है? वो बेसिकली जो साउथ एशिया में रहने वाले हिंदू लोग हैं उनमें सामाजिक संगठन का एक सिद्धांत है। अगर हम एमएन श्रीनिवास के शब्दों में कहें तो स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल ऑफ हिंदुइज्म कि जो हिंदूवाद है उसमें सांस्कृतिक सिद्धांत संरचनात्मक सिद्धांत हो जाता है कास्ट। मतलब कास्ट के आधार पर हम समाज की या समुदाय की संरचना को देख सकते हैं। और इस व्यवस्था को जो वैधता मिलती है, जो लेजिटिमाइज करता है, वो क्या करता है? हिंदू धार्मिक ग्रंथ, जितने भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं, वो इस जाति व्यवस्था को अपना कहना चाहिए रिकॉग्निशन देते हैं, उसको अपनी स्वीकृति देते हैं। और अगर हम ये कहाँ से निकला है, उसकी बात करते हैं, तो ऋग्वेद का जो 10th सेक्शन है, उसमें ये कहा गया कि जो ब्रह्मा हैं, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट से, उनके शरीर के विभिन्न भागों से अलग-अलग जातियों की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि सिर से ब्राह्मण की, हाथों से क्षत्रिय की, जांघों से वैश्य की, पैरों से शूद्र की। इस तरीके से उन्होंने बताया कि ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न भागों से इन जातियों की उत्पत्ति हुई है। अब जो जातियां हैं उनके लिए हर जाति के लिए कुछ निश्चित व्यवसाय भी फिक्स किया गया है कि कौन किस तरीके का काम करेगा। कि कोई जो है वो पठन पाठन का कार्य कर रहा है, कोई रक्षा का काम कर रहा है, कोई अ, व्यवसाय का काम कर रहा है, कोई सेवा का काम कर रहा है। इस तरह से अलग अलग जातियों में ऑक्यूपेशन वाइज डिवीजन किया गया है। लेकिन ये अलग अलग हैं, पर ये सब आपस में एक दूसरे पर निर्भर भी करती हैं ये जातियां। और एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जाति व्यवस्था में कि जाति व्यवस्था में अंतः विवाह पाया जाता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपनी ही जाति के अंदर विवाह कर सकता है, वो जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता है। तो ये जाति की अवधारणा हो गई। अब हम ये कहते हैं कि जो हमने कहा कि जाति है और जनजाति है, ये दो अलग-अलग अवधारणाओं के रूप में बात की, लेकिन अगर हम इसे डिफाइन करने चलते हैं, परिभाषित करने चलते हैं, तो ये एग्ज़ैक्टली नहीं कर सकते। मतलब ये बाइपोलर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिसमें कहा गया कि जो ट्राइब्स हैं वो इगैलिटेरियन हैं, समानता पर आधारित हैं, जो कास्ट हैं वो हायरार्कियल सोसाइटी है। दैट मीन्स उसमें कुछ डिविजन्स किए गए हैं, किसी को ऊपर रखा गया है, किसी को नीचे रखा गया है, इस तरीके से बांटा गया है। लेकिन समय के साथ में क्या है कि जो जनजातियां हैं उन्होंने बहुत कुछ जातियों से लिया है और जातियों में भी जनजातियों से चीजें जा रही हैं। इसलिए हम इन्हें दो एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि इन्हें ट्राइब कास्ट कंटिन्यूअम के रूप में देखते हैं। जैसे कि अगर हम ये खासा जनजाति की बात करते हैं, तो वहां पर हमें बाकायदा जो जाति व्यवस्था है उस तरीके से दिखाई देता है, ऑक्यूपेशनल डिविजन्स वहां पर हमें दिखाई देते हैं, तो वो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकती है। अब एक नई जो अवधारणा, अलग अवधारणा आती है, वो है स्टेटस एंड रोल, पद और भूमिका। ये दोनों भी समाज से संबंधित अवधारणाएं हैं। जब भी कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो किसी ना किसी सोशल पोजीशन पे, सामाजिक स्थिति पर होते हैं
और तब वो इंटरैक्ट करते हैं, और ये जो उनकी सोशल पोजीशन या सामाजिक स्थिति है, इसको हम स्टेटस कहते हैं। और उस स्टेटस के अकॉर्डिंग जो उनका एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, कि मतलब उनसे उम्मीद की जाती है कि वो किस तरीके का व्यवहार करेंगे, वो जो व्यवहार होता है वो उनका रोल या भूमिका होती है। जैसे कि एक व्यक्ति एक टीचर है, और ये उसका स्टेटस है, उसकी सोशल पोजीशन हो जाती है। तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो बच्चों को पढ़ाएगा, वो टीचिंग करेगा। तो ये उसकी भूमिका हो जाती है। और कोई व्यक्ति एक ही स्टेटस पे हो, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति एक समय में तरह तरह के स्टेटस पे होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, वो अपने परिवार में देखा जाए तो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पिता है। बाहर निकले तो किसी का दोस्त है, कार्यालय में जाए तो वहां पर वो एम्प्लॉय है। अगर वो दुकान पे जा रहा है तो कस्टमर या उपभोक्ता है। डॉक्टर के यहाँ जाता है तो वो पेशेंट है। तो इसी तरीके से एक व्यक्ति अलग अलग समय पे अम, मतलब अलग अलग लोगों के साथ, कहना चाहिए, अलग अलग स्टेटस पे होता है, और तब वो उसी के अकॉर्डिंग अपने रोल्स को प्ले करता है। ठीक है, अपनी भूमिका को निभाता है। अब जो लिंटन है, उन्होंने कहा कि जो स्टेटस है उसको हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक हो जाता है एस्क्राइब्ड स्टेटस, और दूसरा होता है अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस वो होता है जो जन्म से होता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपने स्टेटस को नहीं बनाता है। मतलब जो स्टेटस उसको मिल गया है वो उसी पे रहेगा, उसी पद पे रहेगा, और उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे कि जाति, कि कोई व्यक्ति किस जाति में जन्म लेगा, ये उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं कर रहा है, और वो जिस जाति का सदस्य है वो जीवन पर्यंत उसी जाति का सदस्य रहेगा। और दूसरा होता है अचीव्ड स्टेटस, जिसमें कि व्यक्ति अपने गुणों के द्वारा उस स्टेटस को अचीव कर रहा है, उसको प्राप्त कर रहा है। तो इसमें वो अपने गुणों से उसको परिवर्तित भी कर सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई व्यक्ति टीचर है, कोई व्यक्ति आर्मी ऑफिसर है, तो ये सारे स्टेटस उसने जो अचीव किए हैं वो हैं, तो उसको हम अचीव्ड स्टेटस की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये हमारी हो जाती है पद और भूमिका की अवधारणा। अब हमारे समाज में हमें एक चीज दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये क्या है? ये बेसिकली क्या है, समाज को डिफरेंट स्ट्रेटास में, डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंट स्तरों में बांटने का एक तरीका है। और जब ये स्तर बांटे जाते हैं तो इसमें किसी को ऊपर और किसी को नीचे रखा जाता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कास्ट सिस्टम, हिंदू सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से जाति बांटी गई हैं। और इन जातियों में किसी को ऊपर का स्थान दिया गया है और किसी को नीचे का स्थान दिया गया है, मतलब कुछ हायरार्की तय की गई है। तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक तरीका हो जाता है। अब जो कास्ट सिस्टम है उसमें क्या खास बात होती है कि इसमें सोशल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है। मतलब कोई अपनी इच्छा अनुसार अपनी जाति व्यवस्था को मतलब जाति व्यवस्था में अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एस्क्राइब्ड स्टेटस पर आधारित है। और दूसरा इसका उदाहरण हो सकता है वर्ग व्यवस्था, जिसे हम क्लास सिस्टम कहते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो इस तरीके से क्लासेस में बांटा गया है। तो ये किस आधार पे बांटा गया है? ये आर्थिक आधार पे बांटा गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति अपने गुणों से, अपनी मेहनत के द्वारा धन अर्जित करता है, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है, तो वो एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है। इसी तरीके से अगर वो नहीं कर पा रहा है तो अपने क्लास से नीचे के क्लास में भी आ सकता है, अपने नीचे से वर्ग में पहुंच सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि गुणों पर आधारित है, आर्थिक स्थिति पर आधारित है। तो ये क्या है, अचीव्ड स्टेटस पर आधारित स्तरीकरण हो जाता है। तो इस तरीके से समाज में हम स्तरीकरण की व्यवस्था को देखते हैं। तो ये समाज से संबंधित अवधारणाएं हो जाती हैं।
अब एक बात आती है कि समाज और संस्कृति में क्या संबंध है? तो समाज क्या है? लोगों से मिलके बना है, ठीक है? लेकिन हम उसकी पहचान किससे करते हैं? उसकी संस्कृति के आधार पर करते हैं। हम कहते हैं कि ये सोसाइटी है और उसकी आइडेंटिटी उसके आधार पे है, उसकी जो वे ऑफ लिविंग है, उनका जो जीवन जीने का तरीका है, उसके आधार पर हम उसकी पहचान कर रहे हैं। और जो संस्कृति है, उसे हम कहते हैं कि वे ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का तरीका है। तो किसका? समाज का, किसी एक ग्रुप का, किसी समाज का जीवन जीने का क्या तरीका है। तो समाज और संस्कृति दोनों आपस में जुड़ी हुई अवधारणा है। हम समाज की बात करते हैं तो हम कहते हैं इस समाज की संस्कृति, संस्कृति की बात करते हैं तो हम कहते हैं इस समाज की संस्कृति। वही बात कि समाज और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जब इतने जुड़े हुए हैं तो संस्कृति क्या है? तो संस्कृति क्या है? वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका। किसी भी ग्रुप का, किसी भी समूह का, किसी भी समाज का जो जीवन जीने का तरीका है, वो उनकी संस्कृति या कल्चर है। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये इस शब्द की उत्पत्ति की बात करें कल्चर, तो उसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड कोलिट्री से हुई है, जिसका अर्थ है कल्टीवेट एंड इंस्ट्रक्ट, और कुल्टूस, जिसका अर्थ हो जाता है कल्टीवेशन या ट्रेनिंग। तो कुल मिला के यहाँ पे कल्चर का क्या अर्थ निकल के आ रहा है? कल्टीवेटेड बिहेवियर, मतलब कि कोई ऐसा व्यवहार जिसे सिखाया जा रहा है और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, ऐसा व्यवहार। अगर हम संस्कृति की परिभाषाओं की बात करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा मानी गई, जो सबसे पहली, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी गई, वो थी ईबी टाइलर ने दी, जिसमें उन्होंने कहा कि कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट्स, मॉरल्स, लॉज, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटी एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब संस्कृति वो संकुल है जिसमें कि वो ज्ञान, वो विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, प्रथा या कोई भी ऐसा गुण जो मानव ने समाज के सदस्य होने के नाते सीखा है, वो सम्मिलित हो जाता है। तो मतलब कुल मिला के कल्चर क्या है? कॉम्प्लेक्स है, संकुल है। क्यों? क्योंकि उसमें पदार्थिक, अपदार्थिक दोनों प्रकार की संस्कृति की बात हो रही है। और उसमें कहा गया है कि एक समाज का सदस्य होने के नाते जो भी व्यक्ति सीख रहा है, वो सब कुछ संस्कृति है। फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है? हर्ट्ज़कोविट्ज़ की डेफिनेशन है कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, कि हमारे पर्यावरण में जितना भी मानव निर्मित भाग है, चाहे वो पदार्थिक रूप से है, चाहे अपदार्थिक रूप से है, वो सब कुछ क्या है? वो संस्कृति है। तीसरी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो मैलिनोस्की की आती है। उन्होंने कहा कि कल्चर इज टोटल वे ऑफ लाइफ एंड इट इंक्लूड्स ऑल द मेंटल, सोशल एंड फिजिकल मीन्स विच मेक लाइफ रन इट्स कोर्स। मतलब कि संस्कृति में क्या है? पूरा जीवन जीने का तरीका है, जिसमें कि मानसिक, सामाजिक या भौतिक माध्यम सम्मिलित हैं, जिनके के द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन को आसानी से चला सकता है। मैलिनोस्की बेसिकली फंक्शनलिस्ट हैं, प्रकारवादी हैं, तो वो किसी भी अवधारणा को देने के साथ में उसके फंक्शन को भी बताते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो अवधारणा दी उसमें कहा कि संस्कृति जो है वो जीवन जीने का तरीका है, लेकिन फिर वो ये क्या कहते हैं कि संस्कृति के द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति अपने जीवन को आसानी से चला सकता है। तो संस्कृति ये प्रकार्य, संस्कृति का ये प्रकार्य है, संस्कृति इस फंक्शन को प्ले करती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में या समाज में। अब अगर हम कहें कि संस्कृति के मुख्य गुण क्या हैं, तो संस्कृति मानव की ही विशेषता है, मानव समाज की ही विशेषता है। जैसे कि अन्य पशुओं में समाज की अवधारणा हम देख सकते हैं कि लोग वहाँ पे समूह होगा, कोई लीडर होगा। जैसे वानरों में अगर हम बात करते हैं तो उनका अपना समूह होगा, उसमें लीडर होगा, माएँ बच्चों को पालेंगी। ये हम सामाजिक व्यवहार देख सकते हैं। लेकिन जो संस्कृति है कि हर समूह का अपना कुछ विशिष्ट जीवन जीने का तरीका होगा, वो सिर्फ हमें मानव समाज में ही दिखाई देता है। दूसरी चीज़ है कि संस्कृति जो है वो सार्वभौमिक है, जहाँ पर भी मानव समाज है, वहाँ संस्कृति है। तो लेकिन संस्कृति जो है उसके स्वरूप अलग-अलग हैं, हर समाज में संस्कृति का स्वरूप अलग है। जो वे ऑफ लाइफ है हर समाज का वो अलग है। फिर अगली चीज़ आती है कि जो संस्कृति है वो जेनेटिकली इनहेरिट नहीं होती है।
मतलब क्या है? ये मानव निर्मित है। इसको हम कह सकते हैं कि ये सुपर ऑर्गेनिक है। कोई जन्म से संस्कृति लेकर पैदा नहीं होता है। संस्कृति को वो सीखता है, वो आस-पास शेयर करता है और अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट करता है, अगली पीढ़ी में पहुँचाता है, अपने आस-पास के लोगों के साथ में शेयर कर रहा है। तो ये सुपर ऑर्गेनिक है। फिर संस्कृति जो है वो पूरे समाज की होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। इसलिए क्या है, ये सुपर इंडिविजुअल है। अब पूरे समाज की है, तो पूरे जो समाज है, पूरा समूह है, उसके लिए वो आइडियल भी होती है कि लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी संस्कृति के अनुसार ही व्यवहार करेंगे। अब जब वो अपनी संस्कृति के अनुसार व्यवहार करते हैं, तो कहीं न कहीं जो ये संस्कृति है, वो उनके व्यक्तित्व निर्माण में भी अपना योगदान देती है। अगला गुण क्या संस्कृति में रहता है कि संस्कृति में मतलब अनुकूलन होता है, दैट मीन्स अडैप्टेबिलिटी होती है। मुख्यतः संस्कृति निर्मित ही यही होती है कि अपने पर्यावरण से अनुकूलन के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है। तो इस तरीके से संस्कृति जो है वो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। अब जो संस्कृति है वो सिंबॉलिक भी होती है। साथ ही साथ संस्कृति में एक निरंतरता पाई जाती है, लगातार संस्कृति चलती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि संस्कृति जो है, जो कल्चर है वो स्टैटिक है, वो शुरू से लेकर अंत तक बनी हुई है, किसी भी समाज की जो संस्कृति है। लेकिन ये डायनामिक भी है, जो धीरे-धीरे इसमें थोड़े-थोड़े परिवर्तन भी आते जाते हैं, कि जैसे कि अगर हम कहते हैं अपने भारतीय समाज में बात करते हैं, तो जो साड़ी पहनना है, महिलाओं का साड़ी पहनना, ये संस्कृति का ही एक तत्व है। तो आप देखिए 100 साल पहले भी महिलाएँ साड़ी पहनती थीं, आज भी साड़ी पहनती हैं। लेकिन तो ये स्टैटिक पक्ष हो गया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो साड़ी वियरिंग स्टाइल है, साड़ी पहनने का जो तरीका है, वो समय के साथ में बदलता रहा है। तो वो क्या हो गया, वो उसका डायनामिक पक्ष हो गया कि संस्कृति तो वैसे बनी हुई है, वो गुण बने हुए हैं, लेकिन उसमें थोड़े-थोड़े परिवर्तन भी आते जा रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति की अवधारणा आ जाती है। अब समाज और संस्कृति से जुड़ी हुई 2 इम्पोर्टेंट अवधारणाएँ और हैं, एनकल्चरेशन या संस्कृतिकरण और दूसरा सोशलाइज़ेशन या सामाजीकरण। तो एनकल्चरेशन क्या है? बेसिक किसी को अपने संस्कृति के बारे में सिखाना, है ना? जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि ये हमारी संस्कृति है और तुम्हें कैसे व्यवहार करना है संस्कृति के अनुरूप। और सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाज में कैसे रहना है, लोगों के बीच में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि एक व्यक्ति है, ऑब्वियस सी बात है, सोशल प्राणी है, तो उसे समाज में परिवार के में रहना है। तो परिवार में कैसे रहा जाता है, परिवार के साथ कैसे रहा जाता है, अगर हम ये सिखा रहे हैं, तो ये उसका सामाजीकरण है। लेकिन हर समाज में परिवारों के अपने नियम अलग होते हैं, उनके अपने नॉर्म्स, अपने नियम, उनके अपने तौर तरीके डिफरेंट होते हैं। तो परिवार के अकॉर्डिंग क्या वे ऑफ लाइफ अपनानी है, क्या जीवन जीने का तरीका अपनाना है, बड़ों से कैसे व्यवहार करना, छोटों से कैसे व्यवहार करना, अगर वो ये सीख रहा है अपनी संस्कृति के अनुसार, तो वो उसका एनकल्चरेशन या संस्कृतिकरण है। तो ये 2 अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, लेकिन वो समानांतर रूप से चलती हैं, पैरेलली चलती हैं। एक व्यक्ति का बचपन से लेकर बड़े होने तक लगातार सामाजीकरण भी होता है और संस्कृतिकरण भी चलता रहता है। अब जब हम संस्कृति की बात करते हैं, तो उसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं। उसको बनाने वाले तत्व कल्चर ट्रेट, कल्चर कॉम्प्लेक्स, कल्चर पैटर्न एंड फाइनली कल्चर एरिया क्या है। तो कल्चर ट्रेट या सांस्कृतिक तत्व क्या है? ये किसी भी संस्कृति की वो सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई। और ये पदार्थिक रूप में भी हो सकती है, अपदार्थिक रूप में भी हो सकती है। फिर कल्चर कॉम्प्लेक्स या सांस्कृतिक संकुल क्या है? जब विभिन्न सांस्कृतिक तत्व एक साथ जुड़ते हैं और किसी पर्पस के साथ में, किसी उद्देश्य के साथ में जुड़ते हैं, तो वो
सांस्कृतिक संकुल को बनाते हैं, और जब सांस्कृतिक संकुल को हम देखते हैं, तभी हम उन सांस्कृतिक तत्वों के महत्व को समझ सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, दिवाली पूजा होती है, तो दिवाली पूजा में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखी जाती है, फिर जल चढ़ाया गया, भोग लगाया गया, आरती गाई गई, प्रसाद चढ़ाया गया, प्रसाद बांटा गया। तो ये जितने भी हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सांस्कृतिक तत्व हैं। और जब वो एक साथ मिल रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं? एक सांस्कृतिक संकुल दिवाली पूजा को बना रहे हैं। तो सांस्कृतिक संकुल में ही हम सांस्कृतिक तत्वों के महत्व को समझ सकते हैं। फिर अगली अवधारणा आती है कल्चरल पैटर्न की। तो बेसिकली ये जो सांस्कृतिक पैटर्न है, वो किससे मिलके बनते हैं? कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस से, सांस्कृतिक संकुल से मिलकर ये बनते हैं। तो जब ये सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल किसी फंक्शनल रोल में आकर जुड़ते हैं, प्रकारात्मक रूप से आकर जुड़ते हैं, तो वो कल्चरल पैटर्न को या सांस्कृतिक पैटर्न को बनाते हैं। और ये पैटर्न भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें, हम वेडिंग पैटर्न, शादी के जो पैटर्न्स हैं, विवाह के पैटर्न्स की बात करते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो भी रिलिजन्स हैं, सब में जो विवाह का पैटर्न है, वो डिफर करता है, वो उसमें अंतर होता है। तो ये सब क्या हो जाते हैं? ये वेडिंग पैटर्न्स हो जाते हैं। इसी तरीके से समाज में हर चीज़ के पैटर्न्स होते हैं, और ये सब पैटर्न्स जब आपस में मिलते हैं, तो वो संस्कृति को निर्मित करते हैं। अब संस्कृति से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, सांस्कृतिक क्षेत्र या कल्चर एरिया। तो कल्चर एरिया क्या है? वो भौगोलिक क्षेत्र जिसमें कि सांस्कृतिक रूप से समानता पाई जाती है। मतलब ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसके जो सांस्कृतिक गुण हैं वो समान है, कल्चरल सिमिलैरिटीज जहाँ पर पाई जा रही हैं, ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया को हम कल्चर एरिया कहते हैं। मतलब एक कल्चर एरिया में देखते हैं तो हमें संस्कृति एक जैसी लगभग दिखाई देती है, और जब हम दूसरे कल्चर एरिया से इसे कंपेयर करते हैं, तो हमें उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, भिन्नता दिखाई देती है। और जो कल्चर एरिया का कॉन्सेप्ट है, उसकी अवधारणा है, वो मुख्यतः क्लार्क विस्लर ने दी थी, जिसको कि क्रोबर ने आगे चलकर फॉलो किया था। अब जब हम कल्चर की बात करते हैं, तो कल्चर चेंज भी आता है कि क्या मैकेनिज्म रहे हैं कल्चर चेंज के। उसमें 3 अवधारणाएं मुख्य हो जाती हैं। एक है डिफ्यूजन, दूसरी है अकल्चरेशन, और तीसरी है एजिमिलेशन। डिफ्यूजन का अर्थ हो जाता है कि कोई तत्व, सांस्कृतिक तत्व कहीं पर उत्पन्न होता है, उसका आविष्कार हो रहा है या उसकी खोज हो रही है, फिर कल्चर कांटेक्ट के द्वारा और माइग्रेशन के द्वारा वो आगे की संस्कृतियों में पहुंचता है, वो अन्य संस्कृतियों तक पहुंचता है। इसको हम डिफ्यूजन या प्रसरण कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए उन 2 संस्कृतियों के बीच में कांटेक्ट की आवश्यकता होती है। लोगों में नए तत्वों को अपनाने की इच्छा होगी, तभी वो तत्व आगे बढ़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं जो डिफ्यूजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर दूसरी अवधारणा आती है अकल्चरेशन की, परसंस्कृति ग्रहण। तो इसमें क्या है कि जब 2 संस्कृतियां एक दूसरे के कांटेक्ट में या संपर्क में आती हैं, तो दोनों के बीच में जो सांस्कृतिक तत्व हैं और संकुल हैं, उनका कुछ लेन-देन होता है। तो एक संस्कृति से दूसरे में जाते हैं और दूसरे से पहले में जाते हैं। तो इसको हम अकल्चरेशन कहते हैं। तो जैसे डिफ्यूजन क्या था? वन वे प्रोसेस था। और जो अकल्चरेशन है, ये क्या है? टू वे प्रोसेस है। अकल्चरेशन 2 प्रकार का हो सकता है, ट्रांस कल्चरेशन एंड कॉन्ट्रा कल्चरेशन। ट्रांस कल्चरेशन का मतलब क्या हो जाता है कि जो गिव एंड टेक है, जो लेन देन है 2 संस्कृतियों के बीच में सांस्कृतिक तत्वों का, अगर उसका स्तर समान है तो उसे हम ट्रांस कल्चरेशन कहते हैं। और अगर ये स्तर डिफर कर रहा है, मतलब एक संस्कृति से दूसरे में ज्यादा जा रहा है और दूसरे से पहले में कम आ रहा है, तो उसको कॉन्ट्रा कल्चरेशन कहते हैं। आप देखिए कि जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुई हैं, जो भी आदिवासी समाजों में क्रांतियां हुई हैं, अक्सर वो इसी कॉन्ट्रा कल्चरेशन का ही रिजल्ट रही हैं, कि जो बाहर की सभ्यताएं आई, जो बाहर के लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने उनकी संस्कृति को इतना प्रभावित किया कि धीरे धीरे उन्हें लगा कि हम उनकी संस्कृति समाप्त होती जा रही है, और इसलिए उन्होंने वो क्रांति या रिवोल्ट्स किए हैं।
ठीक है? तो कुल मिला के अकल्चरेशन 2 प्रकार का होता है। फिर तीसरी अवधारणा आती है एसिमिलेशन या आत्मसात्मीकरण की। तो इसमें क्या है कि जब कोई पर्सन या कोई ग्रुप, मतलब कोई व्यक्ति या समूह दूसरों की आदतों को, दूसरों के तरीकों को अपनाता है और जीवन में शामिल कर लेता है, सम्मिलित कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम अपने भारतीय समाज में देखें, तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आकर रहे, तो उनके बहुत से सांस्कृतिक गुणों को हमने इतना अपना लिया है कि आज वो हमारे जीवन का भाग बन चुके हैं, टोटली एसिमिलेट हो चुके हैं। ठीक है? तो ये कल्चर चेंज के कुछ मैकेनिज्म हो गए। अब 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म एंड इथनोसेंट्रिज्म के। मतलब सांस्कृतिक सापेक्षतावाद और संकीर्णतावाद। ये दोनों बेसिकली कल्चरल स्टडी के अप्रोच हैं कि हम कैसे संस्कृति को देखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे उसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें से जो एथनोसेंट्रिज्म है, वो एक बायस्ड अप्रोच है, जिसमें कि जो भी अध्ययन करता होता है, वो अपने को सुपीरियर मानकर फिर उससे कंपेयर करते हुए जिस संस्कृति का अध्ययन कर रहा है उसको देखता है। दैट मीन्स वो एक बायस्ड अप्रोच लेकर चलता है। और अगर हम कहें कि एंथ्रोपोलॉजी में जो शुरुआती दौर था, वो टोटली इस एथनोसेंट्रिज्म से ही प्रभावित था। मतलब कि अपनी कल्चर को सही मानना, उसी को सुपीरियर मानना, फिर उससे कंपेयर करते हुए दूसरी संस्कृति का अध्ययन करना। फिर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कल्चरल रिलेटिविज्म, जो कि आज के समय में हम एंथ्रोपोलॉजी में इसको फॉलो करते हैं और मानते हैं कि हमारा ही ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है मानव विज्ञान का। तो वो है सांस्कृतिक सापेक्षतावाद या कल्चरल रिलेटिविज्म। इसके अनुसार क्या है कि जब भी किसी संस्कृति को देखा जाए, उसका अध्ययन किया जाए, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, उसी के संदर्भ में देखना चाहिए। उसमें हम अपने से उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम उसे किसी सुपीरियर या इंफीरियर में नहीं बांट सकते हैं। जो सही है या गलत है, वो हर संस्कृति के अनुसार होता है। हम उसे अपने अनुसार उसको नहीं देख सकते हैं। जैसे कि एक सोसाइटी में जो चीज नैतिक मानी जा रही है, वो दूसरे में अनैतिक मानी जा सकती है। जैसे हम कहते हैं कि शिकार करना गलत चीज है, ये अनैतिक है। लेकिन अगर कोई ट्राइब है, बहुत प्रिमिटिव टाइप की ट्राइब्स हैं, उनके पास खाने पीने के कोई खास तरीके नहीं है, मान लीजिए वहां पर वनस्पति भी ज्यादा ना हो उनके क्षेत्र में, तो वो जानवरों को मारकर अगर अपना पेट भर रहे हैं, तो ये उनकी संस्कृति का भाग है और हमें उनके संदर्भ में उसे देखना चाहिए। हमें उससे अपने से उसको कंपेयर करते हुए उसे नहीं देखना चाहिए। तो ये कुछ संस्कृति और समाज से जुड़ी हुई अवधारणाएं आ जाती हैं। अब हम लोग जो अगली अवधारणा की बात करेंगे, वो है सामाजिक संस्थाएं, जिसमें से कि नातेदारी, परिवार और विवाह की बात करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो 6 सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको हम सार्वभौमिक संस्थाएं मानते हैं। किनशिप, फैमिली, मैरिज, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजन। ये 6 संस्थाएं जो हैं, वो किसी ना किसी रूप में हर समाज में हमें दिखाई देती हैं। जहां से मानव की उत्पत्ति हुई है, वहां से लेकर अब तक, और चाहे किसी भी तरह का समाज हो, उन सब में ये 6 संस्थाएं उपस्थित रहती हैं। इसीलिए इनको हम सार्वभौमिक संस्थाएं कहते हैं। तो उसमें से सबसे पहली चीज आती है किनशिप या नातेदारी। तो नातेदारी क्या है? नातेदारी मुख्यतः किसी के सामाजिक रूप से स्वीकृत संबंध हैं, जो कि वास्तविक भी हो सकते हैं या फिर माने गए हुए काल्पनिक भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम वास्तविक संबंधों की बात करते हैं, तो उसमें 2 तरह के संबंध आ जाते हैं, कॉन्सैंग्विनल किन और एफाइनल। कॉन्सैंग्विनल का मतलब हो जाता है रक्त संबंधी, जो जन्म के आधार पर हमसे संबंधित हैं, वो हमारे कॉन्सैंग्विनल किन हो जाते हैं। और एफाइनल मतलब जो विवाह के द्वारा संबंधित हैं। तो ये दोनों ही वास्तविक हो गए। और जो हमने कहा फिक्टिव, तीसरा, कि जो हम मान लेने से हो जाते हैं हमारे नातेदार, तो उनमें क्या है, जैसे कि किसी ने किसी को गोद लिया, किसी बच्चे को गोद लिया है ना? तो वो उसका वास्तविक किन तो नहीं है,
लेकिन उसने उसको गोद लिया है और समाज ने उसको स्वीकृति प्रदान की है, तो वो उसका फ़िक्टिव किन कहलाएगा और जब भी हम वंशावली बनाएँगे तो वो उसमें सम्मिलित होगा। अब ये तो हो गया किनशिप क्या है, किन क्या है। अब जब हम किनशिप एफिलिएशन कि कैसे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वंशानुक्रम या डिसेंट। तो डिसेंट क्या है? वो तरीका जिसके के द्वारा एक समाज में लोग अपने को अपने एक ही पूर्वज से जोड़ते हैं। वो तरीका डिसेंट या वंशानुक्रम कहलाता है। ये 2 प्रकार का हो सकता है। पितृवंशीय और मातृवंशीय। तो पितृवंशीय में क्या हो जाएगा कि पुरुषों की लाइन में अगर डिसेंट को ट्रेस किया जा रहा है तो उसे हम पैट्रिलिनियल डिसेंट कहते हैं और अगर महिलाओं की लाइन में डिसेंट को ट्रेस किया जा रहा है तो उसे हम मैट्रिलिनियल डिसेंट कहते हैं। और ये जो भी किनशिप जो किन टाइप्स हैं, किनशिप की स्टडी या फिर डिसेंट की स्टडी हमें करनी है तो किसके द्वारा हम कर सकते हैं? जीनियोलॉजी या वंशावली के द्वारा। वंशावली क्या है? हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, पद्धति है, जिसमें कि हम नातेदारी से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करते हैं। और इसमें क्या तरीका अपनाते हैं कि हम जो फैमिली ट्री है उसको का कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देते हैं, कुछ सिंबल्स के द्वारा हम उस परिवार के डेटा को एक चार्ट में लेते हैं। दैट मीन्स क्या है कि हम बहुत ज़्यादा लिखें, डिस्क्राइब करें, कई पन्ने भरें, तब हम एक परिवार के बारे में लिखें, उसके बजाय हम क्या करते हैं, हम एक पेज में हम पूरी फैमिली ट्री को बनाते हैं और उसके जो भी पॉइंट्स हमें लगता है, उनको नोट करते हैं। तो इस तरीके से हम कम समय में, कम जगह में एक अच्छा डेटा किनशिप से रिलेटेड इकट्ठा कर सकते हैं और साथ ही साथ इस तरीके से उसको आगे चल के एनालाइज़ करना, उसका विश्लेषण करना भी आसान हो जाता है। तो ये किनशिप के को कैसे अध्ययन करते हैं, ये हो गया। फिर अब हम आते हैं परिवार संस्था क्या है? तो परिवार जो है वो मुख्यतः वो लोगों का समूह है जो एक साथ रह रहे हैं, एक आर्थिक इकाई के रूप में काम कर रहे हैं और जिनमें रिप्रोडक्शन है। मतलब एक परिवार में जितने भी लोग रह रहे हैं उसमें से कोई एक कपल ऐसा है जिनके बीच में संबंध होते हैं और जिससे रिप्रोडक्शन संभव हो पा रहा है। दैट मीन्स परिवार आगे बढ़ पाता है। तो उस समूह को हम परिवार के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो परिवार होता है उसमें तरह-तरह के नातेदार होते हैं, जैसे कि एग्नेटिक किन मतलब जो पिता के साइड से जुड़े हुए हैं, यूटेराइन किन जो माँ के साइड से जुड़े हुए नातेदार हैं, या फिर हम कहें कॉग्नेट्स तो कॉग्नेट्स में दोनों आ जाते हैं, एग्नेटिक भी और यूटेराइन भी दोनों तरह के किन सम्मिलित हैं। एफाइनल किन वो हैं जो विवाह द्वारा संबंधित हैं, फिक्टिव किन जो मान लेने से नातेदार हो जा रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें समाज भी स्वीकृति प्रदान कर रहा है। और सारे किन मिला के जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो मिलकर किनड्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो फैमिली से संबंधित हो जाते हैं या परिवार से संबंधित हो जाते हैं। अब अगर हम परिवार के प्रकारों की बात करते हैं तो परिवार बहुत प्रकार के हो सकते हैं, मतलब उसका आधार कई हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम सदस्यता के आधार पर बात करते हैं तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन का अर्थ हो जाता है कि व्यक्ति जिसमें जन्म लेता है, माता पिता भाई बहन उसमें सम्मिलित होते हैं। और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन का मतलब होता है व्यक्ति जिसका निर्माण विवाह के पश्चात कर रहा है, तो उसमें पति पत्नी और उनके बच्चे सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये सदस्यता के आधार पर है। फिर आवास के आधार पर भी परिवार कई प्रकार के होते हैं। आवास का मतलब क्या है कि जो नव विवाहित दंपत्ति है वो कहाँ पर रहेंगे विवाह के पश्चात, इसका क्या नियम है, इसके अनुसार भी फैमिली को डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। जैसे कि पैट्री लोकल रेजिडेंस या पितृ स्थानीय आवास, इसमें क्या होता है, जो नव विवाहित दंपत्ति होता है वो पति के परिवार के साथ में रहते हैं। मैट्री लोकल या मातृ स्थानीय आवास में क्या होता है कि जो नवविवाहित दंपति है वो पत्नी के परिवार के साथ में रहते हैं। नियो लोकल में दोनों के साथ ना रहकर अपना एक नया घर बनाते हैं। एम्बी लोकल में उनके पास में चॉइस होती है कि वो पत्नी के परिवार के साथ रहेंगे कि पति के परिवार के साथ में रहेंगे। बाई लोकल रेजिडेंस में क्या होता है कि कुछ दिन तक वो
पति के परिवार के साथ और कुछ दिन पत्नी के परिवार के साथ रहते हैं, मतलब दोनों ही जगह वो थोड़े-थोड़े समय रहते हैं। एवेन्क्यू रेजिडेंस में होता है कि पति के मामा के परिवार के साथ में जाकर रहते हैं, उनके घर में रहते हैं। एमिटो लोकल में जो पति है उसकी बुआ के परिवार में जाकर रहते हैं। और जो नेटो लोकल या डुओ लोकल रेजिडेंस होता है, उसमें क्या होता है कि विवाह के पश्चात भी पति अपने परिवार में रहता है और पत्नी अपने परिवार में रहती है। जैसे कि जो नायर लोग हैं, उसमें उनके यहाँ तारवाड़ होता है और तारवाड़ में क्या रहता है कि पति अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ में रह रहा है और पत्नी अपने ब्लड रिलेटिव के साथ में रह रही है। केवल जो पति है वो पत्नी को विजिट करता है। तो इस तरीके से आवास के आधार पर परिवार भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। फिर डिसेंट या वंशानुक्रम के अनुसार पैट्रिलिनियल फैमिली, मैट्रिलिनियल फैमिली, पैट्रिलिनियल या पितृवंशीय समाज जिसमें डिसेंट या वंशानुक्रम को पिता की लाइन में, पुरुषों की लाइन में ट्रेस किया जा रहा है, वो है। और मैट्रिलिनियल क्या हो गया जिसमें माँ की लाइन में डिसेंट को ट्रेस किया जा रहा है, वो मैट्रिलिनियल फैमिली हो जाती है। अथॉरिटी वाइज या प्राधिकार वाइज पैट्रियार्कल फैमिली या मैट्रियार्कल फैमिली, मतलब पितृसत्तात्मक परिवार या मातृसत्तात्मक परिवार की जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन कर रहा है परिवार में, पिता या माँ। उसके अनुसार परिवार को दो भागों में इनमें बांटा गया है। फिर है सक्सेशन या उत्तराधिकार के आधार पर पैट्रिलेटरल एंड मैट्रिलेटरल फैमिलीज। पैट्रिलेटरल में जो उत्तराधिकार है वो पुरुषों की लाइन में जाएगा और मैट्रिलेटरल में स्त्रियों की लाइन में जाएगा। फिर मैरिज या विवाह के अनुसार मोनोगैमस फैमिली, एक विवाही परिवार जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री विवाह के बंधन में बनते हैं। पॉलीगैमस फैमिली जिसमें कि बहुविवाही परिवार है, तो इसमें पॉलीजीनस एंड पॉलीएंड्रस फैमिली हो सकती हैं। पॉलीजीनस में एक पति कई पत्नियां होंगी उस परिवार में, और पॉलीएंड्रस फैमिली में एक पत्नी और कई पति होंगे। फिर हम साइज वाइज अगर बात करें आकार के आधार पर, तो वन पेरेंट फैमिली की मान लीजिए किसी कपल में किसी एक की डेथ हो चुकी है, डिवोर्स हो चुका है और तब पिता या माँ बच्चों को पाल रही है, तो वो वन पेरेंट फैमिली हो जाती है। कंपाउंड फैमिली वो हो गई जो पॉलीजीनी या पॉलीएंड्री पर आधारित फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली या केंद्रीय परिवार क्या होता है जिसमें कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। फिर है एक्सटेंडेड फैमिली या विस्तृत परिवार, तो इसमें क्या है कि पति पत्नी, उनके बच्चे और अन्य नातेदार सभी सम्मिलित हो सकते हैं, उसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। फिर है जॉइंट फैमिली सिस्टम या जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। तो ये बेसिकली क्या है, जब एक एक्सटेंडेड फैमिली एक कॉर्पोरेट ग्रुप के रूप में काम करती है तो उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो ये साइज के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये विभिन्न प्रकार थे परिवार के। अब एक टर्म आता है हाउस होल्ड या गृहस्थी, जिससे लोग हमेशा परिवार से कंफ्यूज होते हैं। तो हाउस होल्ड का तात्पर्य क्या है कि जब लोग एक कॉमन किचन को शेयर करते हैं तो उसे हम एक हाउस होल्ड कहते हैं। मतलब कि एक ही घर में अगर 4 भाई रह रहे हैं और वो चारों उनका एक ही जगह खाना बन रहा है उनके परिवारों का, तो वो हम कहेंगे एक हाउस होल्ड है। और मान लीजिए एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन चारों की अलग-अलग किचन है, तो हम कहेंगे कि उस घर में 4 हाउस होल्ड या 4 गृहस्थी हैं। तो ये हाउस होल्ड टर्म आ जाता है, जो कि परिवार से ही संबंधित है। अब आता है कि जो परिवार है उसके प्रकार क्या है, फंक्शंस क्या हैं। तो प्रकार वाइज इसके बायोलॉजिकल जैविक फंक्शन है, जो सेक्स की आवश्यकता है वो परिवार के द्वारा एक सामाजिक तरीके से पूर्ण हो पा रही है। लोगों की भोजन की आवश्यकता है शरीर को बनाए रखने के लिए, तो वो परिवार के द्वारा पूरी की जा रही है। रिप्रोडक्टिव या प्रजनन के प्रकार हैं, मतलब कि समाज जो है समाज में जो परिवार है वो ही विवाह की व्यवस्था कर रहा है और उसी परिवार में ही आकर पति पत्नी साथ में रह रहे हैं और जो प्रजनन की आवश्यकता है वो पूर्ण हो पा रही है, जिससे कि समाज निरंतर रूप से चल सके। फिर आर्थिक, जो लोगों की कहना चाहिए उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन को चलाए रखने के लिए, वो सब चीजें परिवार के द्वारा पूर्ण की जा रही हैं। फिर शैक्षिक या एजुकेशन,
तो इसमें आता है सोशलाइजेशन एंड इनकल्चरेशन, सामाजिकरण और सांस्कृतिकरण के द्वारा व्यक्ति समाज में रहना और अपनी संस्कृति के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। तो ये फैमिली के फंक्शंस या प्रकार्य हो जाते हैं। अब हमारा जो लास्ट इंस्टीट्यूशन आज का है वो है मैरिज या विवाह। तो विवाह अगर हम कहें तो क्या है, तो नोट्स एंड क्वेरीज ऑन एंथ्रोपोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसमें कहा गया कि मैरिज इज अ यूनियन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन सच दैट चिल्ड्रन बोर्न टू दैट वुमेन आर रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग ऑफ बोथ द पेरेंट्स। कि जो विवाह है वो एक स्त्री और एक पुरुष का संबंध है, जिससे कि उनके जो बच्चे होते हैं वो उस स्त्री मतलब इस संबंध से जो उस स्त्री के बच्चे होते हैं वो उन दोनों ही पेरेंट्स के वैध संतानें मानी जाती हैं। तो ये एक डेफिनेशन दी गई, लेकिन हालांकि आज के समय में अगर हम देखते हैं तो हर समाजों में अलग अलग तरह के विवाह होते हैं। हमें पॉलीजीनी भी दिखती है, पॉलीएंड्री भी दिखती है। इवांस प्रिचर्ड ने न्यूअर में घोस्ट मैरिजेस, वुमेन टू वुमेन मैरिजेस रिपोर्ट की हैं। या फिर अगर देखा जाए तो आज के समय में लेस्बियन मैरिजेस, गे मैरिजेस भी कुछ कंट्रीज जो है उनको लीगल स्टेटस प्रदान करती हैं। तो तरह तरह की मैरिजेस हैं। तो हम मैरिज क्या कह सकते हैं कि वो संबंध जिसको कि समाज स्वीकृति दे रहा है। हमें समाज के संदर्भ में उस कॉन्सेप्ट को देखना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं देखना चाहिए। समाज अगर किसी संबंध को स्वीकृति दे रहा है और उस संबंध के द्वारा जो बच्चे हो रहे हैं उनको समाज में वैध स्थिति मिल रही है, तो हम उसे विवाह के रूप में परिभाषित करेंगे। फिर अब आता है कि ये जो विवाह है ये भी भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो एक हो गया मोनोगैमी, अ, जिसमें कि एक विवाह हम कहें एक पति होगा और एक पत्नी होगी। अगर जीवन पर्यंत एक पति एक पत्नी है तो इसे हम नॉन सीरियल मोनोगैमी कहते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी की एक की डेथ हो जाए या डिवोर्स हो जाए और तब व्यक्ति किसी दूसरे से शादी करे, कि किसी की पत्नी की मृत्यु के बाद उसने दूसरी शादी करी और तब उसकी पत्नी आई, दैट मीन्स एट अ टाइम एक समय पे एक पति और एक पत्नी है, तो हम उसे सीरियल मोनोगैमी कहेंगे। फिर दूसरा आता है पॉलीगैमी, बहुविवाह। इसमें दो प्रकार के होते हैं, पॉलीजीनी एंड पॉलीएंड्री। पॉलीजीनी का अर्थ हो जाता है कि एक पति कई पत्नियां, और वो पत्नियां आपस में बहनें हैं तो वो सोरोरल पॉलीजीनी, और अगर आपस में बहनें नहीं हैं तो नॉन सोरोरल पॉलीजीनी। फिर पॉलीएंड्री, बहुपति विवाह, मतलब कि एक पत्नी कई पति। अगर सारे पति आपस में भाई हैं तो वो फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, और अगर आपस में भाई नहीं है तो वो नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। और कुछ रेयर केसेस में देखा गया है कि पिता और पुत्र जो है वो दोनों पति हैं एक ही पत्नी के, तो उसको हम कहते हैं फैमिलियल पॉलीएंड्री, जैसे कि तिब्बतियंस में ये दिखाई देती है। फिर अगर हम करंट सिनेरियो में देखते हैं, आज के समाज में देखते हैं, तो हमें सेम सेक्स मैरिजेस भी दिखाई देती हैं, जिनको समाज स्वीकृति दे रहा है कुछ कंट्रीज में। मैरिज रूल्स की बात करें तो इंसेस्ट टैबू, जैसे कि कुछ क्लोज रिलेटिव्स हैं, पिता पुत्री के बीच में, माँ बेटे के बीच में, भाई बहन के बीच में शारीरिक संबंध नहीं हो सकते हैं, इसको हम इंसेस्ट टैबू या निकटाभिगमन कहते हैं। फिर एंडोगैमी, एक्सोगैमी, अगर किसी एक विशिष्ट समूह के अंदर ही विवाह करने का नियम है तो उसे हम एंडोगैमी या अंतः विवाह कहते हैं। जैसे कि जाति व्यवस्था में अपनी ही जाति में विवाह करना होता है। एक्सोगैमी मतलब किसी विशिष्ट समूह के बाहर ही विवाह करना है तो उसे हम एक्सोगैमी या बहिर्विवाह कहते हैं। जैसे कि कोई हिंदू जाति व्यवस्था में कोई अपने ही वंश या अपने गोत्र के अंदर विवाह नहीं कर सकता है, उसे बाहर के वंश या गोत्र में विवाह करना होता है। हाइपरगैमी एंड हाइपोगैमी, हाइपरगैमी मतलब जो हिंदू जाति व्यवस्था है, इसमें कोई पुरुष अपनी जाति में या अपने से निम्न जाति की स्त्री से विवाह कर सकता है। और हाइपोगैमी में क्या हो जाता है कि एक व्यक्ति एक स्त्री अपनी जाति या अपने से उच्च जाति में ही विवाह कर सकती है। ठीक है? तो ये कुछ नियम हो जाते हैं। कुछ विवाह जो हैं वो प्रेफ़र किए जाते हैं, अधिमान्यता दी जाती है कुछ समाजों के द्वारा। जैसे कि क्रॉस कज़िन मैरिज, पैरेलल कज़िन मैरिज, लेविरेट, सोरोरेट। क्रॉस कज़िन्स क्या होते हैं? जो अ भाई-बहन के बच्चे हैं आपस में, वो
क्रॉस कज़िन्स हैं, अगर उनके बीच में विवाह को अधिमान्यता दी जाती है, तो उसे हम क्रॉस कज़िन कहते हैं। और भाई-भाई के बच्चे या बहन-बहन के बच्चों के बीच में अगर अधिमान्यता दी जा रही है, तो उन्हें हम पैरेलल कज़िन मैरिज कहेंगे। लेवीरेट क्या है कि जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए, तो वो पति के भाई से विवाह को अधिमान्यता देती है, तो इसे हम लेवीरेट कहते हैं। सोरोरेट क्या है? शाली विवाह, जिसमें कि किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाए, तो वो पत्नी की बहन से अगर विवाह करता है, तो इसे हम सोरोरेट कहते हैं। तो ये कुछ विवाह हैं, जिन्हें समाजों द्वारा अधिमान्यता दी जाती है, मतलब प्रेफ़र किया जाता है। फिर आखिरी चीज़ आती है कि जो जीवन साथी हैं, उन्हें प्राप्त करने के तरीके क्या हैं? तो अगर हम अपनी सिविलाइज़्ड सोसाइटीज़ में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या रहता है मैरिज बाय नेगोशिएशन। मतलब कि जो माता-पिता हैं, वो बातचीत के द्वारा या 2 लोगों के बीच में बातचीत के द्वारा विवाह तय होता है, जिसको हम अरेंज मैरेजेस भी कहते हैं। और इसमें 2 प्रकार के लेन-देन दिखाई देते हैं, डाउरी एंड ब्राइड वेल्थ। डाउरी मतलब जो वधू पक्ष है वो वर पक्ष को कुछ कंपल्सरी पेमेंट करेगी, और ब्राइड वेल्थ क्या हो जाता है, जो अ, अ, वर पक्ष है वो वधू पक्ष को कुछ कंपल्सरी पेमेंट करेगा विवाह के दौरान। इसके अलावा जो करंट सिनेरियो है उसमें लव मैरिजेस भी प्रचलित हो गई हैं। लेकिन जब हम ट्राइबल सोसाइटीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर मुख्यतः क्या है कि 8 तरीके मजूमदार ने बताए हैं विवाह के हैं, जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके। अ, जिसमें से पहला हो जाता है प्रोबेशनरी मैरिजेस, परिवीक्षा विवाह, कि दोनों को साथ में रहने का मौका दिया जाता है, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो शादी करेंगे। मैरिज बाय कैप्चर या हरण विवाह, जिसमें कि लड़का किसी लड़की को उठाकर ले जाता है और उसकी इच्छा के विपरीत उसके साथ विवाह करता है। मैरिज बाय ट्रायल, जिसमें लड़के के लिए कुछ टारगेट फिक्स किया जाता है, अगर वो अचीव करता है तभी विवाह होता है, परीक्षा विवाह इसे कहते हैं। मैरिज बाय परचेज, जिसमें ब्राइड वेल्थ इंक्लूड हो गई है। मैरिज बाय सर्विस, जिसमें कि लड़का लड़की के घर में रहकर उसको सेवाएं प्रदान करता है और तब उसका विवाह हो जाता है। मैरिज बाय एक्सचेंज, जिसमें कि एक दो परिवारों के भाई बहन आपस में विवाह कर लेते हैं, मुख्यतः वधू धन को अवॉइड करने के लिए। और मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एलोपमेंट, जिसमें कि दोनों मिलकर भाग जाते हैं और शादी करते हैं और लौटकर भोज वगैरह देकर समाज की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। और लास्ट है मैरिज बाय इंट्रूजन या हठ विवाह, जिसमें कि लड़की लड़के से जबरदस्ती विवाह करती है, उसके घर में जबरदस्ती घुसकर रहने लगती है और फाइनली उसको वधू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जहां उसे बहुत टॉर्चर भी किया जाता है, इसीलिए हो में से अनादर विवाह भी कहते हैं। तो ये विवाह जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके हो गए। तो यहाँ पर आज हमारी जितनी 3 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हुई। आशा है आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और मैं अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।